आनंद कुमार जी, आपकी स्मृतियों में और आज की तारीख में किशन पटनायक जी ने जो उस समय कहे कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, और आज इतने लंबे संघर्षों, लंबी यात्रा के बाद भी समाजवाद अब क्या निखरता हुआ समझ में आ रहा है आपको कि वाकई विकल्प है दुनिया के पैमाने पर, देश के पैमाने पर, तो यही विकल्प है और केवल समाजवाद उसका विकल्प है जिसकी कल्पना किशन पटनायक जी किया करते थे। मैं बहुजन संवाद और आनंद प्रकाश तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे समय के श्रेष्ठ चिंतक, समाजवादी नायक और जन आंदोलनों के मार्गदर्शक श्री किशन पटनायक की याद में आज ये संवाद कर रहे हैं, जिसमें नवीन जी जैसे पुराने साथियों से लेकर के प्रफुल्ल सामंतराय जैसे संघर्षशील योद्धा और अरुण त्रिपाठी जैसे विचारक मौजूद हैं। मुझे किशन जी को जानने का सौभाग्य 1965-66 से ही हुआ, जब वो जन और मैनकाइंड के पृष्ठों में लेख लिखते थे और डॉक्टर लोहिया के मार्गदर्शन में दिल्ली से जन और मैनकाइंड के संपादन में ओम प्रकाश दीपक जी के साथ जुड़े थे। तब वो लोकसभा के युवा सदस्य भी थे। अपने समय में 1962 की लोकसभा में वो सबसे कम उम्र के सदस्य थे, जो जेल में रह करके बीजू पटनायक जैसे दिग्गज की कांग्रेस पार्टी के मुकाबले चुनाव जीते थे। और जब वो लोकसभा में आए तो उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री को अपनी आलोचनाओं का केंद्र बनाया और लोहिया का जो एक नया विमर्श था उसके वो सहयोगी बने। उसके बाद वो हमारी समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मुझे इस बात का गर्व है कि जब वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब मैं समाजवादी युवजन सभा का सदस्य बना। और उस समय 1969 में एक बड़ा राष्ट्रीय प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन की अगुवाई किशन पटनायक ने की और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता देश भर से इकट्ठा हुए थे। आज किशन जी के जाने के 20 साल बाद किशन पटनायक का जो आह्वान था समाजवाद की संभावनाओं के बारे में, वैकल्पिक राजनीति के बारे में, उसके अलग अलग बीजों के अंकुर फूट रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी जो अपने समय में सत्ताधीश थी, आज नवनिर्माण की राजनीति के लिए जनता के बीच पैदल चलने के लिए प्रेरित हुई है। दूसरी तरफ सारी दुनिया के देश 1990 और 2000 के दशक में जो नशे का दौर था वैश्वीकरण के नाम पर, भूमंडलीकरण के नाम पर, उसमें से निकल आई है। और 2015 से सारी दुनिया में गरीबी, गैर बराबरी, निरक्षरता, निर्धनता के खिलाफ एक साझा अभियान चल रहा है जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आज देख रहे हैं उनको याद आएगा कि ये सब बातें किशन पटनायक ने 1990 के दशक में कही थी कि दुनिया में जो चल रहा है ये ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ये पूंजीवाद का, भोगवाद का, बाजारवाद का हल्ला रहेगा लेकिन उसकी चमक खत्म हो जाएगी। सारी दुनिया के गरीब, सारी दुनिया के वंचित, सारी दुनिया की औरतें, सारी दुनिया के किसान इस व्यवस्था में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और जब भारत के किसानों ने दिल्ली पर 1 साल का डेरा डाला, हमको किशन पटनायक की याद आ रही थी। आज जब सड़कों पर नौजवान मचलते हैं रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, हमको किशन पटनायक की भविष्यवाणी सही लगती है। ये अजीब बात है कि जब किशन जी दूरदर्शी चिंतक के रूप में सब बता रहे थे तो हमारा देश उनको सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन उससे खुशी की बात यह है कि किशन पटनायक में एक खास तरह का आकर्षण था और जो समाजवादियों की चुनौती थी कि वो औरों के साथ जुड़ के एक कदम काफी है कि रणनीति पर आगे चलें, ये और लोग तो सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन किशन पटनायक अपने जीवन काल में छोटी जमात के नायक होने के बावजूद सबके लिए आकर्षण का केंद्र थे। चाहे अम्बेडकरवादी हो, चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे सर्वोदय के लोग हो, चाहे माओवादी लोग हो, वो सब के सब किशन पटनायक में एक संभावना देखते थे और सब में किशन पटनायक एक गुंजाइश देखते थे। ये एक शिक्षक की भूमिका थी। जैसे एक शिक्षक की कक्षा में हर तरह के विद्यार्थी होते हैं, कुछ प्रतिभावान, कुछ मंद बुद्धि, कुछ अल्प बुद्धि, लेकिन शिक्षक की जिम्मेदारी की सबको समेट के चले। ऐसे ही किशन पटनायक भी अपने समय में सभी परिवर्तनकामी लोगों को जोड़ने की क्षमता रखते थे। ये अलग बात है, उनके पास साधन नहीं था, उनके पास लोग कम थे,
लेकिन जहां कहीं वो जाते थे वो विशेष ध्यान के आकर्षण के पात्र बन जाते थे। इसीलिए लोहिया के जाने के बाद जब जयप्रकाश नारायण जन संघर्ष की राजनीति में उतरे तो उनके निकटतम लोगों में किशन पटनायक हुए। जब जयप्रकाश नारायण ने छात्र युवा संघर्ष वाहिनी बनाई तो उस वाहिनी में अन्य लोगों के प्रति तो अस्वीकार था क्योंकि वो संसदवादी थे, सत्तावादी थे, सरकारवादी थे, लेकिन किशन पटनायक के लिए एक विशेष आकर्षण था। ऐसे ही दलित विमर्श में किशन पटनायक जैसे समाजवादियों का प्रवेश हुआ। महिला विमर्श को किशन पटनायक ने समझा। तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि किशन पटनायक एक धारा के प्रतीक थे, वो धारा जो समावेशी है, जो परिवर्तनकारी है और जिसमें हर किसी को, एक मामूली विरोध करने वाले को भी और एक बुनियादी बदलाव करने वाले को भी अपनी अपनी भूमिका का पता चलता है। हम लोगों की पीढ़ी को आनंद प्रकाश तिवारी जी, किशन पटनायक ने विचार, कार्यक्रम और आंदोलन के बीच में फर्क करना किशन पटनायक ने सिखाया। विचार की अपनी पवित्रता होती है, लेकिन विचार को अपने समय के अनुकूल कार्यक्रमों में ढालना एक बड़ा कौशल है। अगर आप विचार को कार्यक्रम में नहीं ढाल सकते तो विचार निरर्थक हो जाएगा। ऐसे ही कार्यक्रम वही सार्थक होता है जो आंदोलन बन सके। खाली कार्यक्रम एक रस्मी रीति रिवाज में फंस जाता है, लेकिन अगर उसको आंदोलन में आप बदल सकें, यानी नए लोगों को जोड़ सकें, तभी उस कार्यक्रम की सार्थकता है। तो विचार, कार्यक्रम और आंदोलन का जो एक सिलसिला था, ये किशन पटनायक ने मंत्र के रूप में हमें सिखाया। इसी तरह से उन्होंने साधन, वाहन और वाहक की भूमिका बताई। साधन किसी भी देश काल पात्र के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उस साधन के आधार पर वाहन बनते हैं, यानी दल बनते हैं, संगठन बनते हैं, अभियान बनते हैं, और उन वाहनों के लिए कुछ वाहक चाहिए। जैसे साधन था लोगों का आशा और विश्वास का दौर, लेकिन उसमें से वाहन बना समाजवादी आंदोलन या कम्युनिस्ट आंदोलन या अम्बेडकरवादी आंदोलन। उस वाहन के जो वाहक बने वही उस वाहन को गति दे सकते हैं। तो समाजवादी आंदोलन का ये दुर्भाग्य था, एक समय के बाद मध्यम जातियों का उभार हुआ। उन जातियों में समाजवाद की बजाय पूंजीवाद की तरफ ज्यादा आकर्षण हुआ। हरित क्रांति भी आ गई थी, सरकार का भी भरोसा था, इसलिए साधन तो था लेकिन वाहन नहीं बन पाया। वाहन जब बना, जैसे जनता पार्टी या उसके बाद के दल, तो वाहन के पास आधार तो था लेकिन दूर की दौड़ में शामिल होने की क्षमता और सपना रखने वाले लोग नहीं थे, और इसलिए किशन पटनायक को लोगों ने एक गुरु के रूप में तो देखा कि उनसे ककहरा सीख करके अपनी अपनी राजनीति करने लगे। इसीलिए पूरे देश में केरल से लेकर कश्मीर तक किशन पटनायक को मानने वालों की एक लंबी कतार थी। इन किशन पटनायक के साथ चलने वालों की संख्या बहुत कम थी। वो 70 बरस से ज्यादा की आयु उनको मिली, इस माने में वो भाग्यवान थे कि लोहिया तो 57 बरस की उम्र में ही चले गए, लेकिन किशन पटनायक को ज्यादा समय मिला। इसी तरह से किशन पटनायक का परिचय सारे देश से था, इस माने में वो अपरिचय के शिकार नहीं हुए थे। लेकिन जो उनके सपने थे वो अपने समय से आगे के सपने थे। जो उनका सोच था उसमें वो बराबर कहते थे कि अगर हमको 500 लोग संकल्पवान मिल जाएं तो कुछ फर्क पैदा होगा। इन्हों 500 लोग पूरी तरह से कभी मिल नहीं पाए, मिले तो बिखर गए। मैं ये मानता हूं कि किशन पटनायक की जो वैचारिक विरासत है उससे ज्यादा उनका जो तरीका था वो हमारे लिए बहुत आकर्षक है। उनका तरीका था संभावनाओं की तलाश, उनकी कोशिश थी क्षमता का विकास, और इसीलिए जो विभिन्न प्रयास हुए उन सब में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। चाहे वो आजादी बचाओ आंदोलन हो, बनवारी लाल शर्मा जी का इलाहाबाद वाला, या स्वदेशी जागरण मंच हो, या समता संगठन हो, या वर्ल्ड सोशल फोरम हो, किशन पटनायक हर जगह अपनी हिस्सेदारी के लिए तैयार रहते थे, लेकिन अपने विचारों से समझौता नहीं करते थे। हाँ, उनका संवाद का एक अलग कौशल था। अगर आप उनसे असहमत हैं तो भी इच्छा होगी कि अगली बार फिर किशन जी से बात करें। उनसे रिश्ता तोड़ने का किसी को मन नहीं करता था, क्योंकि उनके अंदर एक खास तरह का एक आकर्षण था, एक नरमी थी, एक सहनशीलता थी। इसीलिए किशन पटनायक आज अपने जाने के 20 साल बाद भी हमारे लिए आकर्षण का केंद्र है। और मैं मानता हूं कि जैसे लोहिया गांधी के कई सूत्रों का विस्तार करने के लिए जाने जाएंगे, वैसे किशन पटनायक लोहिया और गांधी के कई सूत्रों के
विचारों को आगे बढ़ाने के लिए माने जाएंगे। न सिर्फ गांधी और लोहिया बल्कि जयप्रकाश का भी जो सपना था उसको भी किशन पटनायक ने जितनी तरह से अंतर अपना एक वैचारिक आधार बनाया, ये बहुत महत्वपूर्ण। आज आरएसएस की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन जो मौलिक संवाद किशन पटनायक और जयप्रकाश नारायण के बीच में 1978-79 में हुआ, वो आज सबसे प्रामाणिक है। लोग कहते हैं कि जयप्रकाश ने, लोहिया ने आरएसएस को बढ़ावा दिया, लेकिन किशन पटनायक का लेखन, किशन पटनायक का संपादन और किशन पटनायक का आह्वान ये इस बात का प्रमाण बना रहेगा कि लोहिया से लेकर जयप्रकाश तक किसी ने कभी सांप्रदायिकता से समझौता नहीं किया। परिवर्तन की राजनीति के लिए उन्होंने कई साहसी प्रयोग किए, उसमें जोखिम भी था, लेकिन उनकी कभी ये किसी भी तरह से नरमी नहीं थी कि भारत सांप्रदायिकता की आग में झुलस जाए। इसीलिए जब आपने कहा कि भारत शूद्रों का होगा, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, ये मौलिक सूत्र हैं जिसको आज भी कहने का बहुत से लोगों को साहस नहीं है। लेकिन किशन पटनायक एक निडर, निस्वार्थी और समर्पित समाज निर्माता थे, और इसी नाते जब जब शूद्रों की चर्चा होगी, जब जब नौजवानों की चर्चा होगी, जब जब किसानों के सवाल उठेंगे, जब जब पूंजीवाद की समस्याएं सामने आएंगी, हम किशन पटनायक को प्रामाणिक और प्रासंगिक मानते रहेंगे। मैं बहुत संतुष्ट हूं कि आप इस अपने मंच से इस तरह का संवाद कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यही अपना किशन पटनायक जी सही माने में सतत चलायमान वो धारा थे, वो विचार की धारा थे जो विकल्पों की केवल तलाश नहीं करते थे, सामने विकल्प रखते थे, लेकिन उनके समय की दिक्कत परेशानी अब जो भी रही हो कि वो समाजवादी धारा, सारे समाजवादी एक साथ इकट्ठा होकर के भी उस समय की स्थिति परिस्थिति में जो विकल्प की बात की जाती थी, उस समय तो कांग्रेस के विकल्प की बात होती थी। लेकिन सही माने में आज समय है कि किशन पटनायक के उस वैचारिकी को हम आगे बढ़ावें, और उन्होंने जिस विकल्प की बात की, समाजवादी विकल्प की बात की, वो सबको एकत्रीकरण करने का आज यथेष्ट समय है। हम हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय प्रताप जी, आपका भी स्वागत है। विजय प्रताप जी, अजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अभी हम फिलहाल चलेंगे अरुण कुमार त्रिपाठी जी के पास। अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आज की तारीख में आप किशन पटनायक के आंदोलन को, उनके वैचारिकी को, जो उन्होंने सिद्धांत कहा कि ये दुनिया विकल्पहीन नहीं है, और विकल्प अगर उसका है तो केवल और केवल समाजवाद है, सारे समाजवादियों को एकजुट होकर के, इकट्ठा होकर के काम करने की जरूरत है। आज आप कितना प्रासंगिक मानते हैं? को श्रद्धांजलि देते हुए मैं उनकी इस भूमिका को रेखांकित करना चाहता हूं कि जो कामायनी में दिनकर की पंक्तियां, कामायनी में जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं कि शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करो समस्त विजयनी मानवता हो जाए। किशन पटनायक उसी भावना के तहत पूरे देश में जो क्रांतिकारी और लोकतांत्रिक शक्तियां थीं उनको जोड़ रहे थे, उनको निराशा से निकाल रहे थे, और वो जब भी भटकती थी तो उनके भीतर हौसला प्रदान करते थे। मेरी मुलाकात 90 के दशक के आरंभ में हुई और मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो चुकी थी, अयोध्या आंदोलन छिड़ चुका था और ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। मंडल आयोग के विरोध में युवा आत्मदाह कर रहे थे, और जो है तमाम जो नहीं कर रहे थे वो बहुत बेचैन थे कि हमारा क्या भविष्य होगा। ऐसे समय में किशन पटनायक ने एक लेख लिखा कि मंडल आयोग से जातिवाद का खतरा है, लेकिन मंडल आयोग का विरोध तो शुद्ध जातिवाद है। और ये जो उनकी व्याख्या थी वो हमारे जैसे तमाम नौजवानों को जो है वो एक सही दिशा में, सही आत्मविश्वास की ओर ले गई कि ये भारत के सामाजिक न्याय की ज़रूरत है। मंडल आयोग की रिपोर्ट और भारत शूद्रों का होगा, ये भी उनकी जो विवेकानंद की प्रसिद्ध उक्ति है, इसको लेकर के उन्होंने जो पुस्तिका लिखी वो भी बहुत प्रचलित हुई। लेकिन किशन पटनायक का थ्योरेटिकल जो कंट्रीब्यूशन है, उसको मैं थ्योरेटिकल और एक्टिविज्म का जो कंट्रीब्यूशन है, वो कंट्रीब्यूशन में आचार्य नरेंद्र देव और लोहिया के बीच में कहीं पाता हूँ। वो चिंतन की श्रेष्ठता में उतने व्यवस्थित तरीके से उन्होंने नहीं लिखा जैसा आचार्य जी ने बौद्ध धर्म दर्शन और राष्ट्रीयता और समाजवाद और दूसरे ग्रंथ लिखे,
लेकिन किशन जी ने जो है वो एक तरह से बहुत ही अपने समय के सैद्धांतिक विषयों को छुआ और निरंतर सक्रिय रहे। और ये गांधी की दिशा है। गांधी ने बार बार कहा था कि मैं जो है वो हारूं या जीतूं, कर्म का परिणाम मिले या न मिले, लेकिन मैं कर्म बंद करने वाला नहीं हूं। तो ये गांधी का मार्ग है। किशन जी उसी अनासक्त योग और गांधी के मार्ग पे चल रहे थे कि हम जो है हम फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करते रहेंगे और उसका जो भी समाज पे प्रभाव हो वो देखा जाएगा। प्रभाव बना उनका जो उनकी जो पुस्तक है जिसका जिक्र जो है हमारे नवीन भाई ने किया, लिंगराज जी ने किया, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, और इसके अलावा जो है भारत शूद्रों का होगा, और उनकी एक और किताब है जो कि भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि, जिसमें उनके लेख संकलित हैं। लेकिन एक और किताब किशन पटनायक, ईश्वरी प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा ने मिलकर लिखी है, भारत में किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन जबकि जो है वो पिछले 2 साल पहले 1 साल तक दिल्ली को घेर करके बैठा हुआ था, तब बहुत सारे सैद्धांतिक सवाल उठ रहे थे। मैंने जब भी किसान आंदोलन वाली पुस्तक को पढ़ा तो किशन पटनायक के जो सूत्रीकरण थे वो तमाम उलझनों को साफ करते हुए, और लग रहा था कि वो आदमी फोर्स ही कर रहा है, देख रहा है जो है कि ऐसा आंदोलन होगा और किसानों को इस तरह से सताया जाएगा और दबाया जाएगा। असल में मेरी जो उनसे मुलाकात हुई वो उस दौरान हुई जब अपने मित्र अरविंद मोहन जी, हरिमोहन जी और दिल्ली के अन्य लोग एक पुस्तिका निकाली इन्होंने, गुलामी का खतरा। गुलामी के खतरे में जो है वो जो डंकल कमीशन आ रहा था उसके प्रति चेतावनी दी, और संजोग से उस गुलामी के खतरे में उन लोगों का भी लेख है जो बाद में ग्लोबलाइजेशन के सपोर्टर बन गए, जैसे मृणाल पांडे जी जैसे लोग। लेकिन वो लोग उसमें उस पुस्तिका में बहुत शार्प किस्म के आर्टिकल्स हैं। और तब देख लिया था किशन पटनायक ने, जब कम्युनिस्ट लोग थोड़ा पीछे थे और कांग्रेसी तो लागू ही कर रहे थे, स्वदेशी जागरण मंच कुछ ऐसे फड़फड़ा रहा था, हलचल कर रहा था, उसकी कोई बहुत स्पष्ट दृष्टि नहीं थी। लेकिन इलाहाबाद के बनवारी लाल शर्मा जो है वो बस्तर के जो है वो नगली रजापुर में रहने वाले डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा और किशन पटनायक, और बाकी तो सच्चिदानंद सिन्हा, अशोक सेक्सरिया, ईश्वरी प्रसाद जी, हम लोग इस कोशिश में रहते थे कि 3-4 लोगों को कभी एक मंच पे इकट्ठा करें। तो उससे जो एक प्रभाव बनता है युवाओं में, बौद्धिक जगत में, विश्वविद्यालय में, युवाओं में, क्रांतिकारियों में, वो एक बहुत बड़ा प्रभाव बनता है। हम लोग थोड़े भोलेपन के भी शिकार थे। आनंद जी ने जिधर संकेत किया, हम लोगों को लगता था कि ये सब लोग मिल जाएंगे, एक साथ चलेंगे तो क्रांति हो जाएगी या बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। बाद में उन्होंने कहा कि भाई हम लोग तो एक हो ही, तुम लोग क्यों इतना जो है वो कहते हो कि एक हो जाओ तो कुछ हो जाएगा। खैर एनीवे, लेकिन जो विचार दृष्टि उन्होंने दी उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन, सोशल जस्टिस और हिंदुत्व का आंदोलन, इन तीनों के बीच में जो है एक लिंक उन्होंने ढूंढा, और जिसको बाद में तमाम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि जब सोशल जस्टिस के प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए गए तब अचानक जो है वो हिंदुत्व का जो आंदोलन है वो तेज हो गया, राम मंदिर का आंदोलन तेज हो गया, क्योंकि उसको नीचे की जातियों को न्याय मिलने वाला था और सवर्ण उससे विचलित हो गए थे कि जो ग्लोबलाइजेशन से हमारी नौकरियां आ रही हैं वो चली जाएंगी, तो वो तेज हो गया। और उसी के साथ ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया भी तेज हुई। इन तीनों का जो रिश्ता है उसकी व्याख्या किशन पटनायक ने बेहद सुंदर तरीके से की है। ये जटिलता कम लोगों ने देखी है। वो आंद्रे गुंडर फ्रैंक और तमाम लोगों को पढ़ते हुए उनके ढंग से जो है नई नई व्याख्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूंजी कर रही है उन्होंने किया और उसको समझते थे। एक उनका मशहूर लेख है इंटरनेट और बैलगाड़ी, और वो जो है उस पर बहुत सारे हमारे जो आधुनिकतावादी मित्र हैं, जो टेक्नोलॉजी के समर्थक हैं, वो सब बहुत परेशान हुए और उन्होंने कहा कि किशन जी तो बैलगाड़ी के युग में लोगों को लेके जा रहे हैं और ये सब तो हिंद स्वराज वाला मामला है, गड़बड़ कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने डाउनलोड किया है और कल ही इंटरव्यू सुना है, युवाल नोआ हरारी की एक किताब आई है नेक्सस, और युवाल नोआ हरारी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि किस तरह से ये फेसबुक और व्हाट्सएप और तमाम तरह का जो ये सोशल मीडिया का माध्यम है, ये आपको गलत सूचनाएं, झूठी सूचनाएं देते हुए
आपकी ओपिनियन मेकिंग को, आपके विचारों को भ्रष्ट और नष्ट कर रहा है। आप ना रोजगार के बारे में सोच सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। एक हफ्ते पहले पुणे में 26 साल की लड़की जो ईवाई कंपनी में काम करती थी, अन्ना सेबस्तियान, उसकी काम के दबाव में आकर के मौत हो गई। आज इंडियन एक्सप्रेस में जो है वो अभिजीत पाठक और एक और जो है वो समझा है, जो कि एक बड़ी कंपनी की सीईओ है, उन्होंने मिलकर लेख लिखा है कि ये युवा जो है वो इस कारपोरेट जगत को कैसे जो है वो हैंडल करें और इसके दबाव को कैसे हैंडल करें। किशन जी उस समय भी वार्न कर रहे थे। उसी समय जो है कि डेविड सी कॉटन की किताब आई थी व्हेन कॉर्पोरेशंस रूल द वर्ल्ड, जिसका अनुवाद जो है वो बनवारी लाल शर्मा ने, जब निगमों का राज चले। ये सारी चीजों का निरंतर जो है वो लोग अपने विमर्श में ला रहे थे। धर्मनिरपेक्षता का घोषणा पत्र उनका बड़ा 3-4 किस्तों में उनका बड़ा प्रसिद्ध लेख है, जो कि पढ़ने लायक है। लेकिन दूसरी बात क्या है, इस पे एक लंबी बहस की उन्होंने। तो आदमी के जेब में 10 रुपए हो तो वो भूखमरी का शिकार हो सकता है, आदमी के पेट में 100 ग्राम अनाज हो तो भूखमरी का शिकार हो सकता है, या 100 ग्राम गुठली हो तो भूखमरी का शिकार हो सकता है, कितना साग हो क्या हो। ये एक बहुत लंबी डिबेट है जिसपे उन्होंने सांसदों को और संसद को झकझोर करके रख दिया था। तो जो बेसिक इशूज है हमारी डेमोक्रेसी के, हमारे जीवन के और हमारी संस्कृति के, इस पर वो निरंतर लिखते पढ़ते रहते थे। एक लेख उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, भारतीय बुद्धिजीवी चीन से डरता क्यों, और वो आप पढ़िएगा तो आपको आनंद आ जाएगा कि उस पूरे मनोविज्ञान को लेकर के वो अपने आप में लिखते हैं। सामयिक वार्ता में इमरजेंसी पर अंक निकला था, मैंने मुझसे भी लिखवाया था। अब किशन पटनायक फिर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके विचार, उनका दर्शन हम लोगों को निश्चित रूप से हमारा मार्गदर्शन करेगा। हम चलेंगे विजय प्रताप जी के पास। लंबे समय तक आपने भी उनको फॉलो किया है, उनके रास्ते पर आपने चलने की कोशिश किया है। तो मैं ये विजय प्रताप जी निजी संस्मरण 1-2 सुनाना चाहता हूँ। तो एक तो राजनीति में जो नीति का सवाल है, उस पे जो कार्यकर्ता चलने की कोशिश करता है तो उसको बहुत अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। और सत्ता के बारे में जो समाजवादियों की समझ है वो एक बगावती तेवर लिए हुए ही है। सत्ता से समाज परिवर्तन हो सकता है और वो करना है, उसकी बजाय कहीं ना कहीं उनके मन में अपराध भाव लगता है, होता है। ऐसा मुझे 77 में एहसास हुआ। और जो बाहर छूट जाते हैं वो अपना मुख्य काम सत्ता से कैसे परिवर्तन होना है, क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, क्या नीतियां होनी है, इसकी बजाय कैसे वैचारिक शुद्धता बचाए रखनी है अपनी धारा की, इस पे ही ज्यादा जोर देते हैं। और इसको ये सभी समाजवादियों का साझा व्यक्तित्व है। इसलिए आप देखेंगे कि समाजवादियों में जो लोग संगठन में रहे और सीधे मंत्री संतरी नहीं बने, तो उनके औपचारिक अनौपचारिक वैचारिक सारणी को आप देखेंगे तो उसमें कांग्रेस और संघ परिवार, उसके बारे में संदर्भ आने में तो कुछ आने पर तो कुछ टिप्पणियां हैं जो साझी समझ है समाजवादी आंदोलन की, लेकिन अपने आप में जांचना, अपने को परखना, अपनी धारा को शुद्ध रखना, आदर्शवादी रखना, ये प्रयास जो है वो समाजवादियों में काफी है। और वो आज ही नहीं, 77 में तो दिखता था, आज भी लगभग उसी तरह से है। समाजवादी सत्ता को परिवर्तन का औजार लगभग अपराध दृष्टि से उसको देखते हैं, और उससे कैसे समाज परिवर्तन होना है, इसका नतीजा ये होता है कि जो सत्ता में होते हैं वो इस तरह के सवाल उठाने वालों को लगभग अपनी चेतना से, उनको जो असहजता और जो परेशानी होती है उसके चलते वो आलोचनाओं से दो चार होने की बजाय, उनसे सीखने की बजाय, वो अपना रास्ता कुछ बेहतर बना सकें, इसकी बजाय वो मानसिक और
रूप से और भावनात्मक रूप से अपने को उन आलोचनाओं से काट लेते हैं। उसमें आप लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह जी की तो बात छोड़ ही दीजिए, उसमें उस समय के जो हमारे आदम का नेता थे, बड़े नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस हो, मधुलिमय हो, राजनयन जी हो, यहाँ तक कि कर्पूरी जी हो, वो सब लोहिया विचार मंच की जिसके वैचारिक नेता किशन पटनायक थे, वो उससे अपने आप को भावनात्मक और मानसिक रूप से स्वतंत्र कर लेते हैं, तभी वो सत्ता का वो उपयोग कर सकते हैं जिसके बारे में आनंद जी ने इशारा किया कि इन जातियों के, मध्य जातियों के उभार ने समाजवाद को हाशिए पे छोड़ा। मुझे लगता है कि ये मध्य जातियों के उभार के कारण नहीं, ये सत्ता के बारे में हमारे दो धाराएं एकदम अलग हो जाना, एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाना, और जो नीति और नैतिकता की धारा थी उससे आंख मूंद लेना, ये हमारे सत्ता के सोच के कारण हुआ, किसी की व्यक्तिगत अच्छाई या बुराई के कारण नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है। पहली बात। दूसरी बात इसी से जुड़ी है कि जो लोग सत्ता में किसी जिम्मेवारी पे पहुंचे, उनके अलावा बाकी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो सत्ताधारी नेताओं के करीब भी हों, अगर वो नीति पे चलना चाहते थे तो उनके दरबार में, मेरे हिसाब से जब पार्टियों का, आंदोलनों का ढांचा नहीं रहता तो नेताओं का दरबार ही सबसे डेमोक्रेटिक जगह रहती है, ऐसा स्थान जिसमें कार्यकर्ता कभी मजाक में, कभी संकेत में और कभी खुल के, जिसकी ट्रेनिंग प्रॉपर लोहियाइट प्रशिक्षण हो तो वो खुल के भी बोलता है नेताओं के सामने, वो चाहे मधुलिमय हो, चाहे राजनारायण हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे सुरेंद्र मोहन हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस। मैंने देखा है इस तरह का वर्कर से उनकी बातचीत, जिसमें वर्कर उन एक स्तर पे, बराबरी के स्तर पे उनसे संवाद करते हैं। लेकिन घुटन हर नेता भी जो सत्ता से बाहर है, संगठन के कामों में है, उनको भी अपने समकक्ष या अपने से जिनको कई मानों में कमतर माना जाता है, उन नेताओं के प्रति भी एक नाराजगी रहती है। किशन पटनायक और मधुलिमय में फर्क ये होगा कि मधु जी उस बात को कहेंगे नहीं, खुद से घुटेंगे, खुद से उस पीड़ा को झेलेंगे। किशन पटनायक उसको बहुत एक नैतिक साहस के चलते उसको कलमबद्ध भी न केवल कहते थे बल्कि कलमबद्ध भी करते थे। तो ये उनमें और बाकी नेताओं में फर्क है। इसी से फिर एक बात और जुड़ जाती है कि जो कार्यकर्ता सार्वजनिक रूप से किसी नेता के उपधारा में है, वो भी मन में कहीं ना कहीं एक वैचारिक लगाव, एक जो आनंद जी ने कहा उनके साथ कम लोग आए लेकिन उनको चाहने वाले बहुत थे, तो उसका कारण मुझे ये एक नैतिक बंधन लगता है जो बिन देखे ही महसूस किया जा सकता है। उस कालखंड में जो लोग सक्रिय थे उनके संस्मरणों में अगर वो लिखें तो ये आ सकता है कि जो लोग भावनात्मक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से मधु जी, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस आदि आदि से बंधा है, वो भी मन में कहीं ना कहीं अपनी नैतिक प्रेरणा के लिए, राजनीतिक प्रेरणा के लिए, वैचारिक प्रेरणा के लिए अपना इष्ट देवता वो श्री किशन पटनायक को मानता था। ये विकल्प तो लोग सत्ता का विकल्प ही मानते हैं, और जिसमें इन लोगों को चल रहा था वो उसमें चूंकि कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस के विकल्प की बात हो रही थी। लेकिन सही माने में आज सही विकल्प की बात तो आज आई है कि आज जिस तरीके की सत्ता है उसका विकल्प कैसे बनेगा, समाजवाद दुनिया के पैमाने पर और भारत के पैमाने पर भी। आज आप किशन पटनायक जी के उस बच्चाकी को आज आप कैसे देखते हैं, उस आंदोलन को, उस धारा को? जब हम आज वैकल्पिक राजनीति की बात करते हैं तो जैसा आपने कहा,
एक धारा तो वही है कि राजनीति का विकल्प, और दूसरी धारा वैकल्पिक राजनीति में ये है कि जैसे पहली बार वैकल्पिक राजनीति का प्रयास हो रहा है, अभी तक की जो राजनीति है वो सारी राजनीति जन विरोधी थी, और अब पिछले 10 साल से या 20 साल से या 30 साल से जिसकी जैसी रुचि और समझ हो उसके हिसाब से वैकल्पिक राजनीति की कोशिश हो रही है। वैकल्पिक राजनीति की कोई भी धारा हो वो अपने आप में कोई विचारधारा नहीं है, चाहे राजनीति के विकल्प की धारा हो, चाहे पहली बार वैकल्पिक राजनीति खड़ी करने की धारा हो, इसमें कई विचारधाराएं होंगी, ये अपने आप में कोई विचारधारा नहीं है। किशन जी के संदर्भ में जो वैकल्पिक राजनीति की बात है, जहां तक मैं समझा उनकी राजनीतिक यात्रा के माध्यम से, और शायद जब उनकी वैकल्पिक राजनीति की यात्रा शुरू हुई उस समय से मेरा उस यात्रा से कुछ न कुछ सरोकार था। वो सरोकार ये था कि वो ये नहीं मानते थे कि वैकल्पिक राजनीति पहली बार शुरू हो, वो ये मानते थे कि वैकल्पिक राजनीति की एक लंबी परंपरा हिंदुस्तान में रही है। वो गांधी जी के आंदोलन में थी, वो समाजवादी आंदोलन में थी, वो साम्यवादी आंदोलन में थी, लेकिन धीरे धीरे इन सभी राजनीतिक धाराओं का वैचारिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष जो है वो बुनियादी परिवर्तन की राजनीति के लिए नाकाफी सिद्ध हो रहा है। वो 1977 और कुछ हद तक 1980 तक मुख्य धारा की राजनीति के हिस्सेदार थे, और जैसा विजय जी ने कहा 67 के बाद पहले बिना लोहिया विचार मंच के, बाद में लोहिया विचार मंच बना करके उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी के अंदर से उसका रूपांतरण कैसे हो और सोशलिस्ट पार्टी एक सक्षम संयुक्त मोर्चा की राजनीति को कैसे चलाए, इसके लिए काफी मेहनत की। और हम में से बहुत कम लोग, हालांकि वो प्रकाशित हो चुका है, नवीन ठीक कह रहे हैं, लेकिन 67 से लेके 73-74 तक जो उनकी रचना और लेखन है उसका जो राजनीतिक वैचारिक महत्व है उसके बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, और अगर पढ़ा भी है तो उसके वैचारिक महत्व को हमने कभी रेखांकित नहीं किया है। 80 के संदर्भ में जब उन्होंने वैकल्पिक राजनीति की बात की तो उस समय का संदर्भ यही था कि 1920 से लेकर के 1980 तक में भारतीय राजनीति की जितनी धाराएं थी वो सब सत्ता में आ चुकी थी, और सत्ता के इस्तेमाल बुनियादी परिवर्तन के लिए करने में अक्षम सिद्ध हुई। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी एक तो इस बात का संकेत था कि ये जो वैकल्पिक राजनीति अभी तक की रही है ये भविष्य में राजनीति और विकल्प दोनों को मिला के चल पाएगी क्या, ये एक सवाल। दूसरा, समाज के स्तर पर ये बिल्कुल साफ दिख रहा था कि 1980 से पहले जो जन आंदोलन थे वो पार्टियों के जन संगठनों के माध्यम से या सीधे पार्टियों के द्वारा संचालित होते, चाहे वो सामाजिक आंदोलन हो,